शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन देश भर के दुर्गा मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर कराया गया कन्याओं को भोज। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ का कानून व्यवस्था को लेकर आया बड़ा बयान। कहा, हाशिए पर मौजूद लोगों के खिलाफ हुई ऐतिहासिक गलतियों को कानून व्यवस्था ने ही रखा कदम कायम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मनाया अपना 59वां जन्मदिन। पीएम मोदी से लेकर यूपी सीएम योगी तक ने अमित शाह को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच बढ़ रही खटास के बीच खड़गे के फोन कॉल के बाद बदले सपा के तेवर। रामगोपाल बोले, कमलनाथ मेरे दोस्त। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने हाथों में ली चर्चित निठारी कांड की कमान। अध्यक्ष एमपी सिंह ने पीड़ितों से मिलकर वकालतनामा में कराए हस्ताक्षर। सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे केस। नवरात्रि के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर में एक साथ जलाए गए 28,000 ज्योति कलश। देश के 51वें शक्तिपीठ के रूप में होती है महामाया देवी की पूजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देश की बात की शुरुआत करते हैं आम खबरों के साथ में, जहां पर आपको बता दें कि देश भर में नवरात्रि के इस पावन मौके पर नवरात्र के 9वें दिन आज मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। देश भर में धूमधाम से नवरात्र का पावन पर्व मनाया गया है और ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम ने कन्या पूजन किया है और अयोध्या में भी उमड़े हैं श्रद्धालु। झारखंड में भी आस्था का सैलाब नजर आया। मंदिरों में मां के जयकारों से मंदिर गूंज उठे। वहीं नालंदा की बात करें तो माता रानी के जयकारे आप देखिए किस तरीके से यहां पर उद्घोष करते हुए उनके भक्त नजर आए हैं। मसूरी में सिद्धिदात्री मां की अर्चना करने के लिए मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। गोंडा की बात करें तो गोंडा में भी माता के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा है। ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन देवी मंदिरों में आस्था का सैलाब नजर आया है। तो देवी मंदिरों में आस्था का सैलाब नजर आया और मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हुई है। देश भर में धूमधाम से मना नवरात्र। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन किस तरीके से यहां पर मनाया गया है और माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हैं और मां के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजते नजर आए हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा की गई है। आज 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है। तो शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन देश भर में धूमधाम से नवरात्र मनाए जा रहे हैं और 6 तस्वीरें आपको हम नवरात्र के मौके की दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों में मां के जयकारों से परिसर गूंज उठे। सबसे पहली तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा पाठ किया। कन्या पूजन के लिए 101 कन्याओं को भोज भी कराया। सबसे पहले कन्याओं की आरती उतारी, उनके चरण धोए और उन्हें टीका लगाकर चुन्नी पहनाकर कन्या भोज कराया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अयोध्या में भी, रामनगरी अयोध्या में भी जन सैलाब उमड़ पड़ा है लोगों का। माता रानी के मंदिरों में लगातार भक्त पहुंचे और पूजा अर्चना करते नजर आए। और झारखंड में आस्था का सैलाब नजर आया है। गोंडा में मां के जयकारे लगे। मसूरी की बात करें तो सिद्धिदात्री मां की पूजा अर्चना यहां पर विधि विधान के साथ भक्त करते हुए नजर आए हैं। शारदीय और नवरात्र का आज अंतिम दिन है और नवरात्रों में मां का जयकारा चारों तरफ सुनाई दिया है और प्रदेश भर में नवरात्र के आखिरी दिन सैलाब उमड़ा। तस्वीरें आपको हमने अलग अलग जगहों से दिखाई हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। ये यूपी की तस्वीरें हैं। इसके पहले देश भर में अलग अलग किस तरीके से ये त्यौहार मनाया गया वो दिखाया, लेकिन दूसरी ओर यूपी में भी किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर अलग अलग जगहों पर मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब नजर आया है। पहली तस्वीर सिद्धिदात्री की है और
अब देखिए सीएम ने यहां पर आज सिद्धरात्रि पूजा के विशेष दिन कन्या पूजन किया और अयोध्या में जनसैलाब उमड़ा है। गोंडा की बात करें तो बाराबंकी में भी मां सिद्धरात्रि का पूजन किया गया है। तो यूपी के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा। अलग अलग जगहों पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई है और भक्त मां के मंदिरों में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना करते नजर आए हैं और साथ ही उन्होंने अपनी मनोकामना के लिए देवी माता से अर्जी भी लगाई है। तो 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यूपी के मंदिरों की है, जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। तो शारदीय और नवरात्र का अंतिम दिन आज और अंतिम दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना भी हुई। इसके साथ ही कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। आज के दिन कन्याओं को भी भोज कराया जाता है और उसी कड़ी में देखिए मुख्यमंत्री की ओर से भी कन्या पूजन किया गया, कन्या भोज कराया गया है और 4 तस्वीरें आपको हम प्रदेश की दिखा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा दें, जहां पर शारदीय और नवरात्रि के मौके पर ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम ने कन्या पूजन किया। अयोध्या में जनसैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। गोंडा की बात करें तो यहां पर भी माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंजता हुआ नजर आया। बाराबंकी में भी भक्तों की भारी भीड़ मां के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंची है। तो शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन और इस मौके पर यहां पर पूजा अर्चना की गई है। और कानपुर में रामलीला मैदान में परोसी जा रही अश्लील डांस के बीच पुलिस की ड्रेस पहनकर कॉमेडी हुई है। पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश हुई है। मामला बिठूर थाना क्षेत्र के मंधना मेले का है और आप देखिए रामलीला का आयोजन होता है। दशहरा का पर्व आने वाला है, उससे पहले रामलीला का मंचन किया जाता है और रामलीला के नाम पर किस तरीके से मंचों पर अश्लीलता परोसी जा रही है, बाल बालाओं का डांस मंचों पर नजर आ रहा है, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छवि जो है वो खराब की जा रही है। कई जगहों पर तो पुलिस की वर्दी पहनकर भी लोग अश्लील हरकतें करते हुए नजर आए हैं, यानी पुलिस की छवि को भी खराब करने की कोशिश। दूसरी ओर धार्मिक भावनाओं को भी किस तरीके से ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रामलीला के नाम पर भारी भीड़ नजर आती है। घरों से लोग निकल कर आते हैं रामलीला का मंचन देखने के लिए, अपनी इन धार्मिक ग्रंथों को विस्तार से जानने के लिए, लेकिन दूसरी ओर किस तरीके से यहाँ पर अश्लीलता परोसी जा रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अयोध्या से अगली खबर है, जहां पर राम की कुलदेवी काली मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई है। काली मंदिर पर पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। पूजन कर कन्याओं को भी भोजन कराया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि आरती में भी भक्त शामिल हुए हैं। तो भगवान श्री राम की कुलदेवी काली माता के मंदिर में भारी भीड़ नजर आई है।
और शारदीय नवरात्रि के 8 दिन पूरे हो चुके हैं। अब महानवमी और मां शक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्रि माता के 9वें स्वरूप की आज पूजा हो रही है। नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की उपासना और आराधना विधि विधान के साथ की गई। नवरात्रि के पर्व की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इन दोनों ही तिथियों पर कन्या पूजन होता है। कुछ लोग अष्टमी पर तो वहीं कुछ नवमी पर कन्या पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा आज की गई है और धन बल यश के साथ ही सभी तरह की मनोकामनाएं मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से पूरी होती हैं। आज हम लोगों ने नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया है। आज अंतिम दिन है इसका, इस वजह से हमने यहाँ पर आकर पूजा की है और कन्याओं को भोज कराया है। और हर वर्ष हमको इसका इंतज़ार रहता है कि हम बहुत ही अच्छे से मनाएं और सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। और नवरात्र के महोत्सव को लेकर हंसडीहा के पगवारा दुर्गा मंदिर पूजा पंडाल में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का रविवार को समापन हो गया और कथा के अंतिम दिन श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ नजर आया है। कई प्रसंगों का विस्तार से वर्णन भी किया गया है। वहीं सुदामा चरित्र की कथा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि सुदामा संसार में सबसे अनोखे भक्त रहे हैं। वो जीवन में जितने गरीब नजर आए वो उससे कहीं ज्यादा धनवान थे। भगवान की इच्छा पर सौंप दिया था उन्हें अपने दुखों और सुखों को। सुदामा भगवान श्री कृष्ण से जब मिलने आए तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के फटे कपड़े नहीं देखे बल्कि मित्र की भावनाओं को देखा। मनुष्य को अपना कर्म नहीं भूलना चाहिए। अगर सच्चा मित्र है तो श्री कृष्ण और सुदामा की तरह होना चाहिए। श्री रामलीला मैदान में वृंदावन से आए कलाकारों के द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के द्वारा रामलीला चल रही है और जहां उनका रामलीला पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया है। सौरभ बहुगुणा यहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि श्री राम पूरी दुनिया के लिए आदर्श हैं, सभी के जीवन का उत्थान करते हैं। हम उनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए हमें और भगवान श्री राम जैसा त्याग और माता सीता जैसा संयम आज के समय में बहुत जरूरी है। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हैं। और आज मैं चौथा प्रोग्राम हूँ रामलीला के मंच में। मैं शक्तिकांत के प्रोग्राम में था, ये चौथा मंच है। और सभी क्षेत्रवासियों को जो छोटे छोटे बच्चे मंच को देखने आते हैं, तो रामलीला देखने आते हैं, तो बस एक संदेश है, इससे सीख लेके जाइए। एक मनोरंजन का इसको सोच मत बनाइए। इस भगवान श्री राम की जिंदगी से हम सबको सीख लेनी चाहिए। जैसे उन्होंने अपने माँ बाप का सम्मान करके 14 साल का वनवास अपना लिया खुशी खुशी। लक्ष्मण जी ने कैसे अपने भाई के प्यार में 14 साल का वनवास अपना लिया खुशी खुशी। कैसे एक पत्नी ने पति के सम्मान में 14 साल का वनवास अपनाया। कैसे एक भाई ने 14 साल की खड़ाऊ के साथ राज किया और उनकी कुर्सी बनी बैठी। सब सीखने की चीज़ें हैं। ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। और मैं समस्त क्षेत्रवासियों को दुर्गा पूजा की और नवरात्रों की और दशहरे की बहुत बहुत। और एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूरे शहर में अष्टमी और नवमी के दिन पूजा पंडालों में माता के दर्शन को लेकर भीड़ उमड़ गई। इस बार बिहार शरीफ शहर के सोहसराय अड्डा पार इको फ्रेंडली मूर्ति का निर्माण श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। शहर के सोहसराय बीच बाजार में सबुरदाना से बना मूर्ति, बैलगाड़ी सवार माता की मूर्ति, चंद्रयान 3 पर सवार माता की मूर्ति, माँ की ममता मई स्वरूप, तो वहीं मां काली की उग्र रूप श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर गए। पूरा शहर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा और इस बार अलग अलग जगहों पर विशेष तैयारियां नवरात्रि के मौके पर की गईं। और इन दिनों देश भर में रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, मगर कुमाऊं में होने वाली रामलीला की बात कुछ और ही है, जिसमें शास्त्र संगीत पर आधारित राग रागनियों पर संवाद अदायगी होती है। वक्त के मुताबिक इसमें कई बदलाव हुए, लेकिन रामलीलाओं की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। वैसे तो नवरात्रि में हर जगह पर रामलीला का मंचन होता है, लेकिन नैनीताल की रामलीला का ये कुछ और ही नजारा है। ऐसी भीड़ यहाँ पर
हमेशा लगती है और आखिरकार हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ की रामलीला साहित्य, कला और संगीत के संगम की तरह है। अवधी भाषा में लिखे छंद, राग रागनियों पर आधारित संगीत की वानगी पेश करते हैं। और अगली खबर आपको छत्तीसगढ़ की शक्ति से बताते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में एनसीपी को लगेगा बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी व कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने की बात सामने आई है। नोबेल वर्मा है एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री व चंद्रपुर से एनसीपी के रहे हैं विधायक की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर अब बड़ा झटका लगने की बात सामने आई है। शक्ति से खबर आपको हम बता रहे थे। पखानजोर से अगली खबर, जहां पर अब कांग्रेस के बड़े नेता भी पार्टी से बगावत करेंगे। अंतःगढ़ से अनूप नाग के बाद दूसरी बगावत। कांग्रेस पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं ने दिया त्यागपत्र। विधायक अनूप नाग के टिकट कटने से कार्यकर्ता नाराज हैं। कोरबा से खबर है, जहां पर बैरियर से अभ्यर्थियों के साथ 3 वाहनों को होगी अनुमति। कोसाबाड़ी चौक और नगर निगम कार्यालय का मामला है। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार से 100 मीटर दूर रहेंगे वाहन। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार से अभ्यर्थियों को आना होगा पैदल। 4 विधानसभाओं के लिए 26 अभ्यर्थियों ने लिए पत्र। नामांकन पत्र प्राप्त करने का पहला दिन। कटघोरा से प्रत्याशी पुरुषोत्तम कंवर ने भरा नामांकन। 12 बजे दाखिल किया अपना पहला नामांकन। यह आम जानकारी आपको बता दें। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार से अभ्यर्थियों को पैदल आना होगा और 4 विधानसभाओं के लिए 26 अभ्यर्थियों ने पत्र लिए। यह आम जानकारी। नामांकन पत्र प्राप्त करने का पहला दिन और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार से अभ्यर्थियों को पैदल आना होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। नामांकन पत्र प्राप्त करने का पहला दिन। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला विधानसभा जो कांकेर जिले का अंतागढ़ विधानसभा रहा है। अगर बात की जाए सुर्खियों की, तो इससे पहले कांग्रेस से प्रत्याशी रहे मंतूराम ने अचानक अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी थी। और आरोपों की बौछार का मामला जग जाहिर हुआ तो टेप कांड मामला था, जिसके बाद अब अंतागढ़ विधानसभा में कांग्रेस के विधायक का टिकट कट गया। अब मामले में नया मोड़ ले लिया है और आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर मंतूराम पवार, जो पूर्व विधायक रहे, मंतूराम पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी अपना ग्राम पंचायत चुनाव सैकड़ों वोट से हारा है। के पास जो दुर्गा पंडाल है
वहाँ पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति शुभम नाम का लड़का है, उसको चोट लगी है और उसको इलाज के लिए बेला अस्पताल भेज दिया गया है। वहाँ पर उसकी स्थिति खतरे में है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बीती रात भिलाई के सेक्टर 1 स्थित दुर्गा पंडाल में से परिवार घूमने आई युवक के साथ आवारा लड़कों ने चाकूबाजी कर दी, जिससे युवक बुरी तरीके से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक भट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सेक्टर 1 स्थित दुर्गा पंडाल में स्थित परिवार के साथ घूमने आया युवक को कुछ आवारा युवकों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टियों में खलबली मच गई है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। एक तरफ जहां सत्ता में काबिज कांग्रेस एक बार फिर से प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा सत्ता पाने के लिए बेताब है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों के चरण में फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। बात करें रायपुर ग्रामीण की, तो रायपुर ग्रामीण विधानसभा में ओबीसी वोटरों की संख्या अधिक है। यही वजह है कि भाजपा पिछले 3 बार से साहू समाज के उम्मीदवार को मैदान में उतारती रही है। बावजूद इसके यहां से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी ने मोतीलाल साहू को मैदान पर उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने पंकज शर्मा को इस बार मैदान में रखा है। अब देखना होगा जीत किसकी होगी, क्योंकि बात करें अगर ग्रामीण क्षेत्र की, तो अभी तक सत्यनारायण शर्मा लड़ते थे, पर इस बार पंकज शर्मा सामने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोतीलाल साहू जी हैं। मोतीलाल साहू जी, आपने एक बार भूपेश बघेल के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुका है, इस बार आपको ग्रामीण जवाबदारी मिली है। जी हाँ, पार्टी जहाँ निर्देशित करते हैं वहाँ जाते हैं, चाहे पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो। पार्टी का आदेश सिरोधार्य होता है। पहले हमने पाटन में 2018 में चुनाव लड़ा और इस बार रायपुर ग्रामीण में मुझे ये अवसर पार्टी ने दिया है, तो निश्चित तौर पे मैं पार्टी जिस विश्वास के साथ मुझे प्रत्याशी बनाया है उसमें खरा उतरेंगे और कमल खिलेगा रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाए, तो अभी भी पानी का जैसा जो दिक्कत है, पानी लाइट की दिक्कत अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में बना हुआ है, तो ऐसे में किन मुद्दाओं को लेकर आपने ग्रामीण में इस बार जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा इतने अधिक है कि पूरी जनता प्रताड़ित हो चुका है। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। आज हम इतना स्मार्ट सिटी के नाम से रायपुर को बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिला, लेकिन इन्होंने अभी जैसे आपने कहा कि विद्युतीकरण का, आज के ज़माने में बड़ा आश्चर्य लगता है कि आज भी बांस के सहारे, लकड़ी के सहारे, डंडे के सहारे विद्युत लाइन गई हुई है। कई जगहों पे आपको मैं दिखा सकता हूँ रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। और ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत, चलो 2-4, ऐसा नहीं, ऐसे अनेकों मिलेंगे आपको। बड़ी लंबी लंबी दूरी, 1-1 किलोमीटर तक की दूरियों पे घुमावदार ऐसे करके लोग कच्चे लाइन को लेके गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। शायद यहाँ के जो विधायक सत्यनारायण शर्मा जी रहे, उनको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दिया। अब खैर वो तो चलाता ही नहीं था, उसका काम तो उसका सुपुत्र अभी जो हमारे सामने प्रत्याशी है पंकज शर्मा करता रहा। अब वो पता नहीं अब क्या आगे करेगा। वो सभी चीज़ें तो गुंडागर्दी और लूटपाट ही किया है। आपने उसके बारे में भी बताया कि पेयजल के विषय में इतना, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना रहा कि नल जल योजना के माध्यम से हर घर में नल लगे, तो इसको भी, उस योजना को भी इन्होंने इतना इस छत्तीसगढ़ में रोक के रखा, पेंडिंग करके रखा। और गुणवत्ता की कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में मचा के रखा है, छत्तीसगढ़ को लूट डाला है। ऐसा कोई योजना नहीं है जिसको भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़ाया है। रायपुर ग्रामीण विधानसभा की विधायक और उसकी सुपुत्र की हम बात करें, तो इन्होंने तो ज़मीन दलाली से लेकर के सारी अवैध प्लाटिंग क्षेत्र में, सारे नशे का कारोबार इस विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, जितने अपराधी हैं सब उनके संरक्षण में हैं।
पूरा लूटपाट मचा के रखा है, गुंडागर्दी मचा के रखा है, कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ। ये ऐसा वातावरण वहाँ पे बना के रखा है कि पूरी क्षेत्र की जनता त्रस्त हो चुका है। अब जनता कह रही है कि अब नहीं सही वो, बदल के रही वो। तो ये बदलने का समय आ गया है। अब रायपुर ग्रामीण विधानसभा में कमल खिलेगा और पूरी छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। और इसकी इन्होंने 5 सालों में कुछ नहीं किया है, जनता के साथ विश्वासघात किया है। 2018 के जो चुनाव में जन घोषणा पत्र जारी किया था उसमें एक भी कार्य उन्होंने किया नहीं है। जनता त्रस्त है, अब बदलना चाहती है, भाजपा को फिर से लाना चाहती है, विकास के साथ चलना चाहती है जनता जो है। तो अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और रायपुर ग्रामीण भी। और कांग्रेस प्रत्याशी की सूची जारी होने के बाद मुस्लिम समाज में काफी आक्रोश है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही दुर्ग जिले में कांग्रेस द्वारा एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा जाता था, लेकिन चुनाव में कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम समाज को मौका नहीं दिया गया। लेकिन मुस्लिम समाज के द्वारा लगातार अलग अलग स्थानों में विधानसभा वार बैठक की जा रही है और ये बैठक फरीदनगर में रखी गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। इस बार मुस्लिम समाज स्वयं ही अपना प्रत्याशी वैशाली नगर और भिलाई नगर में उतारेगा। समाज का कोई व्यक्ति इधर से इधर से अगर भर रहा है, भरने देना चाहिए। किसी की दिली तमन्ना को रोकना नहीं चाहिए क्योंकि ये समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। आज वैशाली नगर विधानसभा में एक मुस्लिम समाज की आवश्यक बैठक रखी गई थी, क्योंकि दुर्ग जिले में जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से एक विधानसभा अल्पसंख्यक को दिया जाता था टिकट, लेकिन इस बार विधानसभा के लिए वैशाली नगर विधानसभा से या किसी अन्य विधानसभा से भी अल्पसंख्यक को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, जिससे मुस्लिम समाज विरोध प्रकट कर रहा है। और एक उसी लिए आवश्यक बैठक रखा था कि विरोध के साथ साथ वो अपने एक प्रत्याशी वैशाली नगर विधानसभा में उतारना चाहता है और उसके लिए आज बैठक रखी गई थी, और जिसमें पूरे भिलाई और दूध के लोगों ने शिरकत किया और अपना निर्णय लिया कि चुनाव लड़ाया जाएगा अपने प्रत्याशी को और विरोध प्रदर्शन स्वरूप कार्य किया जाएगा। शक्ति विधानसभा क्षेत्र के जनसंपर्क में पहुंचे दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को ग्रामीण महिला ने सुनाई खरी खोटी। महंत को 5 साल से नदारद रहने पर भड़के और उनके कार्यकाल में विकास के दावे की पोल खोल दी। शक्ति विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टोलियाडीह में महिला के सवाल पर उनके बगल में बैठे लोग भी ताली बजाने में लग गए और कोई उन्हें रोक नहीं पाया। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ यशी शुक्ला। और छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल तेज हो गया है। सरगुजा संभाग की 14 सीट में सबसे हाई प्रोफाइल सीट सीतापुर विधानसभा को देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी व निर्दलीय की जीत होती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी हर बार अपना प्रत्याशी बदलती है, परंतु सीतापुर में जीत हासिल करने में असफल रही है। यदि सेना की नौकरी छोड़कर आया हूं तो यहाँ की जनता के लिए आया हूं और मुझे जनता नहीं बुलाई है। और आज अगर उनके बीच में मैं आ रहा हूं तो वो काफ़ी उत्साहित हैं और आप देख रहे हैं जगह जगह पर फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य। कई आज कांग्रेस से त्रस्त होकर आज भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि आज सीतापुर पूरा युवाओं का पूर्व बन गया है। आज देखिए हर गांव में युवाओं की संख्या ज़्यादा हो चुकी है। आज युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ये मात्र केवल चुनाव नहीं है, इसे चुनाव के तर्ज पर ना देखा जाए। हम इसमें ये चुनने वाले हैं कि आगे का भविष्य हमें कैसा चाहिए, और भविष्य अच्छा चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए। हमें अपने सीतापुर को अच्छे से, यदि सपनों का सीतापुर सजाना है तो इस बार कमल के फूल में बटन दबाकर अपने प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो का साथ देना है। जय हिंद। दुमका से खबर, जहां पर फुटबॉल मैच देखकर घर लौट रहे नाबालिग की हत्या। हंसदिया थाना क्षेत्र के मडगामा में था फुटबॉल मैच। कुरमा हाट संथाली टोला निवासी आनंद लाल सोरेन की हत्या। नाबालिग के शरीर पर 2 जगह जख्म के निशान मिले हैं।
मोगा से खबर जहां पर कबड्डी खिलाड़ी के घर में 2 लोगों ने चलाई गोलियां। मोगा के दुर्कोट रड़सिंह गांव में फायरिंग की घटना। फायरिंग में एक शख्स के घायल होने की खबर है। हरविंदर सिंह कबड्डी खिलाड़ी के घर आए थे हमलावर, जहां पर 2 लोगों ने चलाई गोलियां। मंडला से खबर जहां पर रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना मंडला के थाना मोती नाला के ग्राम चंदवारा से इलाके के सामने आई है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर डाली। हत्या का कारण संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे मोती नाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना 18-19 अक्टूबर की दरमियानी रात जब पिता घर पर था, तभी बेटा शराब के नशे में चूर अपने घर पहुंचा। रोजाना की तरह अपने नाम संपत्ति कर देने की बात कर रहा था, जिसके चलते पिता और बेटे में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया है। मोती नाला थाना क्षेत्र की ये घटना है। एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या की है, तो पुलिस को प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिले, जो रिपोर्टिंग हुई, उसमें मृतक की जो बहू है कमलेश्वरी हुई के, उसने थाने पर आकर रिपोर्ट की कि एक दिन पहले वो घर पर जब आई तो देखा तो उसका पति पलंग पर लेटा हुआ था और नीचे पलंग के नीचे उसका ससुर जो है बड़ी गंभीर और घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और वो पानी पानी चिल्ला रहा था। तो इसने पति से बात की तो इसने जवाब नहीं दिया। उसने अपने ससुर को बाहर खींचा, उसको पानी वानी पिलाने लगी, सांत्वना देने लगी। तो उसका पति उठा, अपनी पति को ही दम दिया कि तुम यहाँ कैसे आ गई, हटिए यहाँ से। तो वो डर के मारे बेचारी बाहर आई, क्योंकि शराब पीने का भी आदी था और आतताई टाइप का था, तो पूरा घर परेशान था। तो ज़मीन जायदाद को लेके जब ये बाहर गई तो इसने उसके साथ पुनः मारपीट की और एज इट इज़ जैसे वो मर गया तो उसको पलंग के नीचे डाल दिया। जबलपुर के उत्तर मध्य से अभिलाष पांडे को टिकट दिए जाने पर भाजपा कार्यालय में भाजपा के ही कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। जमकर उन्होंने हंगामा किया, इतना भड़के की मारपीट भी की गई। यह सब कुछ प्रदेश प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने किया गया। अभिलाष पांडे ने मीडिया के सामने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मध्य विधानसभा के प्रत्याशी चयन किए जाने पर आभार भी व्यक्त किया। हम लोगों के ऊपर बरसते थे और हम लोग संघर्ष करते थे जनता के लिए। हाँ बाबा, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और जबलपुर शहर के सभी नेतृत्वकर्ताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो विश्वास और आशीर्वाद मुझ पर जताया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं जो हमेशा इस बात का प्रयास करता है कि चुनाव जो लड़ता है हम हमेशा झंडा उठाकर उसके साथ चलने का काम करते हैं। आज मुझ जैसे एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को, एक जमीनी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर मध्य विधानसभा में अब जनता की सेवा करने के लिए, इससे पहले मुझे युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया, तो जो दायित्व मुझे दिया उसका निर्वहन मैंने किया। अब जनता की सेवा करने के लिए मुझे उत्तर मध्य विधानसभा में भेजा है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको ये बात कहता हूं कि हमारे सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, माताओं बहनों के आशीर्वाद में और साथ में हमारे युवा नौजवान साथियों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जनता की हम सेवा करेंगे।
और जनता की सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से काम करेंगे और पार्टी जो अपेक्षा हम सब लोगों से करती है उस पर हम खरे उतरने का प्रयास। जावरा विधानसभा में हाईकमान द्वारा जो प्रत्याशी घोषित किया गया उस पर कई कार्यकर्ता विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में नाराज है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन्होंने कांग्रेस के लिए पूरा समय दिया, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की लड़ाई लड़े, उन्हें टिकट न देकर पार्टी ने उनका अपमान किया, जबकि पार्टी ने कहा था कि सर्वे और फीडबैक के आधार पर सभी को टिकट दिया जाएगा। वास्तविकता में आज 20 साल होने आए हैं। लगातार कार्यकर्ता कांग्रेस का जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहा, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा। उसके मन में भावना रहती है कि हमारी पार्टी जीते, हमारे गांव में भी खुशी का ढोल बजे। इस बात को लेके उसके मन में जो जिज्ञासा है, उसकी भावना है, उसकी आत्मा है कि हमारा प्रदेश का मुखिया हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो हमारी पार्टी ने गाइडलाइन तय की थी कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, संगठन का फीडबैक लेंगे, आम कार्यकर्ता से रायशुमारी करेंगे, उसका 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जो उम्मीदवार है उसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि उसने पार्टी के लिए क्या काम किया, उसने जनता के लिए कितने आंदोलन किए, वो कितनी बार उसके खिलाफ एफआईआर हुई, जेल गया, ये सब चीज़ों को हम मायना रखेंगे और इसी आधार पर हम टिकट देंगे। मंडला जिले के बिछा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम लफरा में कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सदस्यता ली। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कांग्रेस भी भाजपा की तरह मुंह देखा बर्ताव करे, इससे कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसलिए हम लोगों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की नीति और नीयत अच्छी लगी है, इसलिए हम लोगों को आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम के पीला पटका पहनाकर 25 से 30 लोगों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की आजीवन सदस्यता दिलाई। है, मैं ग्राम लफरा का निवासी हूँ और मैं इससे पहले कांग्रेस में ज्वाइनिंग था। इसके बाद में मुझे यहाँ पे कोई प्रकार का लाभ नहीं मिला। वो व्यक्ति विशेष के लिए महत्व देते हैं, इस वजह से मैं आज गोंडवाना पार्टी में शामिल हो रहा हूँ और साथ साथ में मेरे सभी सदस्य गोंडवाना में शामिल है। लगभग 25-30 सदस्य मेरे हैं। अयोध्या भवन निर्माण को 2 दिवसीय बैठक समाप्त हो गई। पहले दिन की बैठक राम जन्मभूमि परिसर में हुई, दूसरे दिन की बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हुई। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बता दें कि सीएम ने निर्माण समिति के अध्यक्ष से जानकारी ली थी। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का बयान आया है। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जल्द कर रहे बैठक। प्रतिष्ठा की तैयारी के मद्देनजर दी जा रही है कार्य को गति। कन्नौज से खबर, जहां पर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पर हमला, जमीनी रंजिश के चलते किया गया हमला। उपाध्यक्ष के भाई समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। खेत में आलू की फसल की बुआई करा रहे थे अधिवक्ता। कन्नौज से खबर, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पर हमला किया गया। जमीनी रंजिश के चलते किया गया हमला। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पर किया गया हमला। जमीनी रंजिश के चलते किया गया हमला।
रायबरेली से खबर जहां पर सड़क हादसे का लाइव फुटेज सामने आया। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की हुई थी मौत। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। के न्यूज इंडिया के हाथ लगा हादसे का वीडियो। बता दें कि इस हादसे का लाइव फुटेज सामने आया है। रायबरेली से खबर, सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की हुई थी मौत। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की टक्कर, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। के न्यूज इंडिया के हाथ लगा हादसे का वीडियो। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। हरकत में आज जिला प्रशासन। धरने पर बैठे ग्रामीणों को मनाने में लगा है जिला प्रशासन। बता दें कि बाढ़ व कटान पीड़ितों का चल रहा था धरना प्रदर्शन। पीड़ितों के धरना प्रदर्शन का आज 8वां दिन। 25 अक्टूबर को होगी पीड़ितों की बैठक। लखनऊ में अधिकारियों के साथ होगी बैठक। सदर एसडीएम ने धरना समाप्त करने की अपील की। धरना पर बैठे ग्रामीण अपनी मांग पर डटे। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। जिला प्रशासन आया हरकत पर। धरने पर बैठे ग्रामीणों को मनाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 100 का टोटा जल्द ही खत्म हो सकता है। दरअसल रोडवेज जल्द ही पहाड़ी रूटों पर 130 नए बसें चलाएगा। रोडवेज ने इन बसों को खरीदने के लिए टेंडर भी कर दिए हैं। इससे पहाड़ी रूटों पर बसों की कमी दूर होगी। जिन रूटों पर लंबे समय से दैनिक सेवाएं बंद है वो बहाल होंगी। रोडवेज के पास करीब 1300 बसों का बेड़ा है, जिसमें से 900 बसें रोडवेज की हैं, बाकी अनुबंधित हैं। कुछ बसें ऐसी हैं जो उम्र पूरी कर चुकी हैं। रोडवेज 2 बार टेंडर निकाल चुका था, लेकिन एक ही कंपनी के आवेदन के कारण इसे निरस्त करना पड़ा। अब तीसरी बार 130 टेंडर निकाले गए हैं। वहीं 130 नई बसें आने से गढ़वाल और कुमाऊं के रूटों पर बसों की कमी को दूर किया जाएगा। हमारी मेन समस्या है वेतन नहीं मिलना, और दूसरी समस्या है कि लड़कों की छटनी हो रही है। कभी कह रहे हैं 2016, कभी कह रहे हैं 2018, कभी कह रहे हैं 2019। और क्या कहते हैं, हमारी मांगे ये हैं कि हमें विगत 9 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे हमारे परिवार में या बच्चों की फीस में या भरण पोषण में हर चीज़ में इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि हमारे मोटरसाइकिल में तेल डालने के लिए भी पैसे नहीं हैं।
और हम ड्यूटी करते हैं तो अपने पैसों का करते हैं। हमें दिक्कत 9,000 कुछ वेतन दिया जाता है, जिससे हमने अपना परिवार भी चलाना है, हमने अपने बच्चे भी देखने हैं और हमने ड्यूटी में आना भी है। और कैसे अपना त्यौहार मनाएंगे, कैसे बच्चों की फीस जमा करेंगे, कैसे हम आगे को अपने कुछ कार्य करेंगे। जनपद नैनीताल के रामनगर वन प्रभाग से आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हुए। पिछले 9 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं होने से गुस्साए वन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। कालाढूंगी रेंज में भी कार्यरत दर्जन ऐसे कर्मचारी जिन्हें 9 महीने से वेतन नहीं मिला है। आउटसोर्स कर्मचारी अपने काम को बंद कर कालाढूंगी रेंज कार्यालय के परिसर में बैठ गए हैं। गुस्साए कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिल पाने से वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? हाँ 18 अक्टूबर को अंकित अग्रवाल और उसके साथी ग्राम माणा से सत्यपथ सतोपंथ ताल की यात्रा के लिए निकले थे। दोस्तों द्वारा वसुधारा के आसपास अपने परिजनों से संपर्क कर सतोपंथ जाने के लिए अवगत कराया था, लेकिन 4 दिन व्यतीत होने के बाद जब उक्त 5 लड़कों से घर वालों का संपर्क नहीं हुआ तो दीपक राणा, जो कि देहरादून का रहने वाला था, इनके साथी इनके द्वारा ईमेल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक चमोली को उक्त संबंध में अवगत कराया गया और उसके बाद आपको बता दें कि 5 लड़कों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। हम यहाँ से सतोपंथ के लिए निकले थे, तो वापस आते वक्त बर्फबारी और धुंध की वजह से हम रास्ता भटक चुके थे। तो उत्तराखंड पुलिस, बद्रीनाथ पुलिस ने हमारी मदद करके हमें रास्ता दिखाया और बद्रीनाथ धाम तक पहुंचाया। हम उत्तराखंड पुलिस, बद्रीनाथ पुलिस का धन्यवाद करते हैं और हम हमेशा आभारी रहेंगे हमारी पुलिस का। और खबर आपको बता रहे हैं, एसएसपी अजय सिंह ने फेसबुक लाइव के माध्यम से आमजन से संवाद किया। उन्होंने कहा कि दून में वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर वीकेंड के दौरान शहर में जाम की स्थिति रहती है। एसएसपी ने फेसबुक लाइव पर वाहनों के लिए ऑड इवन नंबर व्यवस्था की बात रखी है। इसका मतलब एक दिन ऑड चलेंगी और दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।